नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम जो मेंस की आंसर राइटिंग यानी मेंस के लिखने की जो हम सीरीज चला रहे हैं, आज हम उसमें वैदिक काल के प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वैदिक काल के लिए कौन से हमारे संभावित प्रश्न हैं। हर प्रश्न की हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। इससे आपको लाभ यह होने वाला है कि जब आप मेंस लिखेंगे या जब आप खुद भी अभ्यास करेंगे तो आपको बेहतर शब्द रचना भी मिलेगी और टॉपिक पर बराबर ज्ञान भी मिलेगा। प्री वालों का फायदा इसमें ये रहेगा, यानी प्री के लिए फायदा इसमें ये रहने वाला है कि इसमें जो फैक्ट हैं उनमें से ही प्री में आपके एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आते हैं। वो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे हम आपका निशान लगाते चलेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के लिए भी यहाँ से मिल जाएंगे। यानी पूरा वीडियो हम देखेंगे, इसमें हमें प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छे से प्रश्न मिल जाएंगे। ये जो सीरीज है ये आपके फायदे के लिए है, चाहे आप यूपीएससी में एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी हुआ, आरपीएससी, जेपीएससी, यानी कोई भी आपका मेंस का एग्जाम जिसमें लगा होगा, सब में ये टॉपिक आता ही आता है। एसएससी वगैरह में भी जो सामान्य ज्ञान करके जो सब्जेक्ट उसमें आता है उसमें भी वैदिक काल तो पूछा ही जाता है। कुल मिला के यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बस आपको इसको देखते जाना है। निबंध की सीरीज भी अपनी चलाई जा रही है। उसमें क्या है, हम आपको निबंध क्लियर पढ़ाते हैं और पूरे निबंध आपको वहीं से तैयार हो जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले प्रश्न आपको मिलते रहें और जो पहले आपको प्रश्न दिए गए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको लाभ हो। इसमें हम अभी 5 प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे हमने हड़प्पा के 5 पढ़े थे, 5 प्रश्न पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के लिए होने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की तुलना कीजिए। इन दोनों कालों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वरूप में क्या मुख्य अंतर थे। वैदिक साहित्य को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का प्रमुख स्रोत माना जाता है, उचित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न हमारा है, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। पांचवा प्रश्न हमारा होने वाला है, वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। ये 5 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा ये भी है कि क्या हम पूरे 5 प्रश्नों तक बैठ पाते हैं, यानी वीडियो देख पाते हैं। यदि आप 5 प्रश्नों तक वीडियो देख पाएंगे तो जब आप अभ्यास करने चलेंगे तो शुरुआत में 3 प्रश्न आप लगातार एक साथ लिख पाएंगे। यदि बीच में आपको उठना पड़े तो आप ये समझ जाइए मेंस के लिए आप बैठने के लिए ही उतने तैयार अभी नहीं हैं। यानी आपको इसकी भी तैयारी करनी है कि आप कंटिन्यू आधे घंटे 45 मिनट बैठ पाएँ, क्योंकि वहाँ पर परीक्षा में तो देखो आपको सोचना भी इतनी देर में रहेगा और लिखना भी रहेगा। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप पूरा बैठने का अभ्यास भी करें और वीडियो के माध्यम से ही कर सकते हैं। मान लो 30-35 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो 35 मिनट यदि आप लगातार बैठ ले रहे हैं तो वहाँ भी आप आसानी से बैठ भी लेंगे, पेपर हल भी कर लेंगे। ये अभ्यास आपका यहीं से धीरे धीरे पड़ेगा। फिर आप जब क्वेश्चन हल करेंगे उस टाइम भी आपको उससे थोड़ा और आदत पड़ती जाएगी, आपके साथ में लिखने की भी आदत पड़ती जाएगी। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल सुनते रहना है, समझना है केवल चीज़ों को कि क्या कहाँ लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। यानी इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक तो सभ्यता कौन सी है, वैदिक, ये हमें पहले ही निशान लगा लेना है। कहीं ऐसा ना हो हम हड़प्पा के बारे में, मान लो इससे पहले का प्रश्न हड़प्पा से संबंधित था तो उसको लिखने लगे, कांस्य युगीन लिखने लगे, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, ये 2 चीज़ें आपकी इसमें ऐसे देखनी है, इनके बारे में भी लिखना है, इनके बारे में भी लिखना है और इनकी विशेषताओं का विवेचन करना रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आपसे प्रश्न में किसी आलोचना पूछ लिया जाए तो आपको सकारात्मक आलोचना ही करनी रहेगी। वैदिक सभ्यता का धार्मिक एवं सामाजिक जीवन कैसा था देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सभ्यता न केवल धार्मिक दृष्टि से विशिष्ट रही बल्कि इसके सामाजिक जीवन ने भी भारतीय संस्कृति की नींव रखी। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आर्यक साहित्य से हमने
वैदिक कालीन समाज और धर्म का विस्तृत चित्र मिलता है। वैदिक सभ्यता 2 चरणों में विभाजित की गई है। कौन कौन से में है? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये विभाजित की गई है। ये आपके प्री में पूछा जाता है। काल समय जो है ये अक्सर प्री में पूछ लिया जाता है। इन दोनों कालों में धर्म और समाज की संरचना में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि इनका धार्मिक जीवन जो था उसकी क्या विशेषताएं थी। पहली है प्रगति पूजा। ऋग्वैदिक काल में वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, उषा, मरुत, सोम आदि प्रमुख देवता थे। इनमें इंद्र को सर्वाधिक स्तुतियां समर्पित हैं। यानी इनका जो समय था उस समय, तो ये लोग देवताओं की पूजा करने लगे थे, यानी देवताओं की स्थितियों में खुद को सम्मिलित रखते थे। कर्मकांड और यज्ञ, यानी धर्म का प्रमुख आधार क्या था? यज्ञ। लोग अग्नि में आहूत देकर देवताओं को प्रसन्न करते थे। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ सरल सामूहिक थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में वे थोड़ा जटिल, महंगे और विस्तृत हो गए थे। अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी जैसे यज्ञों ने राजनीतिक महत्व प्राप्त किया। देवताओं की संख्या कितनी थी? ऋग्वैदिक काल में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इनमें त्रिविध वर्ग मिलता है। आकाशीय देवता वरुण, ध्योस और आदित्य थे। वायव्य देवता इंद्र, मारुत और वायु थे। स्थलीय देवता कौन से थे? अग्नि, सोम और पृथ्वी। उत्तर वैदिक काल में देवताओं का मानवीकरण हुआ है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्त की अवधारणा उभरने लगी है। आत्मा और ब्रह्म का चिंतन, इसमें क्या मिलता है? उत्तर वैदिक काल तक धर्म केवल यज्ञ और अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के दार्शनिक विचार सामने आए हैं। यह वैदिक धर्म से ही उपनिषद कालीन दर्शन की ओर संक्रमण था। नैतिकता और धर्म की बात करते हैं। धार्मिक जीवन केवल पूजा तक सीमित नहीं था। वैदिक समाज ऋतु की कल्पना में विश्वास करता था, जिसका अर्थ है नैतिक और दैवीय व्यवस्था। सत्य, दान, तप और कर्तव्य पालन को धर्म का अंग माना जाता था। सामाजिक जीवन की विशेषताएं क्या थी उस समय? देखो, इनका जो सामाजिक जीवन था वह भी पूरा ऐसे समझो कि धार्मिक प्रवृत्ति का ही था। इसको हम समझते हैं। परिवार और गृहस्थ जीवन, यानी परिवार वैदिक समाज की मूल इकाई थी। पिता को परिवार का मुखिया और अधिकार प्राप्त व्यक्ति माना जाता था। विवाह एक पवित्र संस्कार था, इसे धार्मिक अनिवार्यता के रूप में देखा जाता था। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है और सामाजिक बंधन बढ़े और शिक्षा तथा धार्मिक कार्यों से वंचित किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज मूलतः समता मूलक था। व्यवसाय और पेशे पर आधारित विभाजन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल तक वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। जन्म आधारित सामाजिक ढांचा स्थापित हो गया था। शिक्षा और ज्ञान, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी। वेदों, ऋचाओं और स्त्रोतों का पाठ करवाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था विकसित हुई थी। इसमें क्या था? ब्रह्मचर्य जैसे विद्यार्थी जीवन के लिए है। फिर गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थ जीवन के लिए। वानप्रस्थ था, आध्यात्म जीवन के लिए। और संन्यास यानी अंतिम अवस्था जो थी वह संन्यास यानी त्यागपूर्ण जीवन के लिए था। यह व्यवस्था भारतीय जीवन दर्शन का अद्वितीय योगदान है। आहार और वेशभूषा देखते हैं। वैदिक लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित भोजन करते थे। दूध, घी, दही, जौ उनके प्रमुख आधार थे। मांसाहार भी प्रचलित था, विशेषकर यज्ञों में। वस्त्रों में ऊन और कपास से बने परिधान प्रचलित थे। मनोरंजन और शैली कैसी थी? संगीत, नृत्य और खेलकूद उनके मनोरंजन का साधन था। ऋग्वेद में वीणा और मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। युद्ध कला में घुड़सवारी भी जीवन का हिस्सा थी।
फिर धार्मिक और सामाजिक जीवन का संबंध देखते हैं, जो हमसे ऊपर मुख्यतः पूछा गया था। पहले हमने क्या किया, सारे धर्म सब चीज़ों के बारे में अलग अलग बता दिया। अब हम संबंध देख लेते हैं। वैदिक कालीन समाज का धर्म और सामाजिक संरचना आपस में गहराई से जुड़ी थी। यज्ञ और संस्कार सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। विवाह, जन्म, मृत्यु सभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े थे। वर्ण व्यवस्था को भी धार्मिक वैधता प्रदान की गई। इस प्रकार धर्म ने सामाजिक जीवन को नियंत्रित और संचालित किया था। परिवर्तन और विकास, ये यदि पूछा जाएगा तो लिखेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक बार प्रश्न में ये चीज पूछी गई थी। ऋग्वैदिक काल में धर्म सरल, स्वाभाविक और प्रकृति आधारित था। समाज अपेक्षाकृत उदार, स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान देने वाला था। उत्तर वैदिक काल में क्या था, धर्म कर्मकांड प्रधान और जटिल हो गया। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। स्त्रियों की स्थिति थोड़ा असमान हुई थी। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, वैदिक सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित किया। धर्म और कर्मकांड की परंपरा आगे चलकर हिंदू धर्म का आधार बनती है। आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का दीर्घकालीन ढांचा बनती है। वेद उपनिषदों की विचारधारा ने दार्शनिक चिंतन, अध्यात्म और साहित्य को समृद्ध किया। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट के बावजूद भारतीय समाज मातृशक्ति की अवधारणा बनी रही। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। लगभग इसमें हमें वैदिक काल का एक ओवरव्यू भी मिल गया कि वैदिक काल के बारे में थोड़ी चीजें हमारी समझ भी आई। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की तुलना कीजिए। इन दोनों कालों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वरूप में क्या मुख्य अंतर थे। यानी इसमें हमसे पूछ रहा है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की तुलना करनी है। किन आधारों पर, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आधारों पर हमें ये तुलना करनी रहेगी। कैसे करेंगे, पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। जब हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे उसके बाद अंतर कर लेंगे। भारत का प्राचीनतम ज्ञात इतिहास वैदिक सभ्यता से प्रारंभ होता है। यह सभ्यता मुख्यतः वेदों के आधार पर जानी जाती है। वैदिक सभ्यता दो चरणों में बांटी गई है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब आपको लगेगा पहले प्रश्न में भी ये बात लिखी थी, दूसरे में, तो टॉपिक तो वही है, वैदिक ही है, तो जहां आवश्यक जितनी बार लगेगा हमें ये बात लिखनी पड़ेगी। ऋग्वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत सरल, समतामूलक और प्राकृतिक जीवन जीने वाला था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज थोड़ा जटिल हो जाता है। यह जटिल, संगठित, असमानता से युक्त होता चला गया। इन दोनों कालों की तुलना भारतीय इतिहास की गहराई को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक स्वरूप क्या था ऋग्वैदिक काल का। तो इसमें राजतंत्र विद्यमान था, किंतु राजा का अधिकार सीमित था। राजा जनसभा, सभा और गढ़ सभा समिति की अनुमति से निर्णय लेता था। राजाओं का चुनाव कभी कभी प्रजा द्वारा किया जाता था। राजा की भूमिका मुख्यतः रक्षक और न्याय प्रदाता की थी, न कि निरंकुश शासक थी। इंद्र और वरुण जैसे देवताओं को राजा की संज्ञा दी जाती है, जो कि राजसत्ता और दैवी अवधारणा को दर्शाती थी। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल आते आते राजा की शक्ति बढ़ गई और वह निरंकुश बन गया। सभा और समिति का महत्व कम हो गया। बड़े बड़े यज्ञ, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी ने राजसत्ता को दैवी वैधता प्रदान की। राज्य सीमाएं विस्तृत हुई और स्थानीय प्रशासक व्यवस्था विकसित हुई। कर संग्रह की परंपरा मजबूत होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो था वह जनता का संरक्षक था, और जबकि उत्तर वैदिक काल में शासक जो है सर्वसत्ताधारी सम्राट बन जाता है। आर्थिक रूप से क्या स्थितियां थी, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मूलतः पशुपालन पर आधारित थी। गाय को संपत्ति और धन का प्रतीक माना जाता था। कृषि का आरंभ हुआ था परंतु सीमित स्तर पर। व्यापार और विनिमय प्रणाली विद्यमान थी परंतु सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। धातुओं में तांबा, सोना, चांदी का प्रयोग होता था पर लोहे का प्रयोग उस समय नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होता है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। लोहे के औजारों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ। अन्न उत्पादन बढ़ा और अशेष उत्पादन से व्यापार जो है विकसित होता है। शिल्प उद्योग और हस्तकला का महत्व बढ़ा। सिक्कों यानी निष्क और शतमान का प्रारंभ प्रयोग हुआ। ये आपसे दोनों सिक्के पूछे जाते हैं, कौन कौन से। शहरीकरण के बीज यहाँ पर पड़ने लगते हैं।
कह सकते हैं हम ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पशुपालक और अर्ध खानाबदोश थी, जबकि उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था जो है कृषि और व्यापार पर आधारित अधिक स्थायी और संगठित हो गई। सामाजिक स्वरूप देखते हैं ऋग्वैदिक काल का। समाज परिवार आधारित और अपेक्षाकृत समतामूलक था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, वह शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। गार्गेय और मैत्रेयी जैसी विदुषी इसका प्रमाण है। वर्ण विभाजन व्यवसाय आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है, किंतु यह जन्म पर आधारित नहीं था। विवाह स्वतंत्रता के साथ होता था। स्त्रियां पति चयन में स्वतंत्र थी। समाज उत्सव प्रिय और खुला था। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई। शूद्रों को समाज के निचले स्तर पर रखा गया और उन्हें धार्मिक कार्यों से वंचित किया गया। स्त्रियों की स्थिति गिर गई, उन्हें शिक्षा और यज्ञों से दूर किया गया। सती प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के संकेत मिलने लगते हैं। आश्रम व्यवस्था विकसित हुई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आते हैं। समाज में असमानता और रूढ़िवादिता बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज स्वतंत्र एवं उदार था, जबकि उत्तर वैदिक समाज जटिल और वर्गवादी हो जाता है। फिर धार्मिक स्वरूप कैसा था? ऋग्वैदिक काल प्रकृति पूजा प्रमुख थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु आदि देवता प्रमुख थे। यज्ञ सरल और सामूहिक होते थे। देवताओं की कल्पना मानवीय रूप में की जाती थी। उत्तर वैदिक काल यानी यज्ञ जटिल, महंगे और पुरोहित प्रधान हो जाते हैं। अश्वमेध, राजसूय जैसे राजकीय यज्ञों ने राजनीतिक महत्व पा लिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति अवधारणा विकसित हुई। उपनिषदों के माध्यम से दार्शनिक चिंतन, आत्म, ब्रह्म, मोक्ष, पुनर्जन्म यह सब उभरता है। कहा जा सकता है ऋग्वैदिक और धर्म सरल और प्रकृति आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक धर्म कर्मकांड प्रधान और दार्शनिक हो गया था। शिक्षा और ज्ञान। ऋग्वैदिक काल में मौखिक परंपरा से शिक्षा मिलती थी। वेद, ऋचाएं, स्रोत ही मुख्य विषय थे। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा अधिक संगठित हुई और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से जीवन को 4 चरणों में बांटा गया। उपनिषदों ने आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा को नया आयाम दिया। अब देखते हैं सांस्कृतिक जीवन इनका कैसा था। ऋग्वैदिक काल में संगीत, नृत्य और गीतों का महत्व था। मीड़ा, मृदंग जैसे वाद्य यंत्र प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में साहित्य और दर्शन का विकास हुआ। महाकाव्य, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ इसी समय की उपज माने जाते हैं। अब हम थोड़ा इसका संक्षेप में कर लेते हैं अध्ययन। जैसे राजनीति में देखते हैं तो राजा सीमित शक्तियों वाला, सभापति, सभा समिति सक्रिय थी। यहाँ पर राजा निरंकुश हो जाता है, सभा और समिति निष्प्रभावी हो जाती है। अर्थव्यवस्था कैसी थी? पशुपालन प्रधान, कृषि सीमित, कृषि प्रधान, लोहे के सिक्कों का उपयोग। समाज कैसा था? समानता, स्त्रियों को सम्मान, वर्ण व्यवसाय आधारित, असमानता, स्त्रियों की स्थिति कमजोर, जन्म आधारित, वर्ण। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इनमें जो हमारा ये है ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज थोड़ा थोड़ा रूढ़ हो जाता है, यानी एक तरफा होने लगता है और समाज में कई विसंगतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। अब अगला प्रश्न आता है, वैदिक साहित्य को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का प्रमुख स्रोत माना जाता है, उचित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें साहित्य की बात हमसे पूछी गई है। साहित्य का आज के हिसाब से हमें तुलना भी करनी पड़ेगी। वैदिक साहित्य भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रमुख स्रोत, यानी भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए पुरातत्वीय प्रमाणों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों का भी अत्यधिक महत्व है। इनमें सबसे प्रामाणिक और प्राचीन स्रोत हैं वैदिक साहित्य। वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का जीवंत चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण इतिहासकारों ने वैदिक साहित्य को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा है। वैदिक साहित्य की परिभाषा और संरचना क्या है? वैदिक साहित्य 4 वेदों और उनसे संबंध ग्रंथों से मिलकर बना है, जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, इसमें 1028 सूक्त हैं। सामवेद यानी संगीत और स्तुति प्रधान वेद। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों का वेद है। अथर्ववेद लोक जीवन, जादू टोना, औषधि और मंत्रों से संबंधित वेद है। इनके साथ 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ और कर्म
और अनुष्ठानों की व्याख्या। आरण्यक वन में अध्ययन हेतु लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ। और उपनिषद क्या हैं? आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और दर्शन पर आधारित गूढ़ विचार। इतिहास लेखन में वैदिक साहित्य की उपयोगिता क्या है? पहली तो है राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज जन और 20 इकाइयों में संगठित था। राजा की स्थिति सीमित और लोकतांत्रिक थी। सभा और समिति जैसे संस्थाएं राजकीय निर्माण में भाग लेती थी। उत्तर वैदिक साहित्य से राजसत्ता के विचार और अश्वमेध युग यज्ञ जैसे जो युग यज्ञ हैं इनका महत्व ज्ञात होता है। इससे प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचना का विकास क्रम स्पष्ट होता है। सामाजिक जीवन को देखते हैं। परिवार समाज की मूल इकाई था। ऋग्वेद में स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उदाहरण है। उत्तर वैदिक साहित्य से वर्ण व्यवस्था का कठोर होना और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का पता चलता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य समाज में समानता से असमानता की ओर संक्रमण का प्रमाण देते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन। ऋग्वेद में गाय को संपत्ति का प्रतीक माना गया। कृषि और पशुपालन दोनों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद से लोहे के औजार, खेती के विस्तार और व्यापार की झलक मिलती है। सिक्कों, वस्त्रों, आभूषणों और शिल्प का भी वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट होता है वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का दस्तावेज है। फिर है धार्मिक जीवन और आस्था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण की पूजा का उल्लेख है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति की कल्पना मिलने लगती है। उपनिषदों में आत्मब्रह्म की एकता और मोक्ष की अवधारणा उभरती है। इस प्रकार वैदिक साहित्य धर्म के विकास को प्रकृति पूजा से दर्शन तक दर्शाता है। सांस्कृतिक जीवन क्या है? सामवेद से संगीत और गायन परंपरा का पता चलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में नृत्य, उत्सव और लोकगीतों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन और ज्ञान की परंपरा है, जिसने आगे चलकर भारतीय संस्कृति को गहराई दी है। इससे भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का स्वरूप समझ आता है। वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे दार्शनिक योगदान। अहम ब्रह्मास्मि तमसि जैसे उपनिषदों के महावाक्य आज भी भारतीय चिंतन की आत्मा हैं। सामाजिक ढांचा जैसे वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की नींव वैदिक साहित्य ने रखी थी। धर्म और कर्मकांड, यज्ञ और संस्कारों ने हिंदू धर्म की धार्मिक परंपरा को जन्म दिया। नैतिक मूल्य क्या है? सत्य, व्रत, दान और तपस्या जैसे आदर्श भारतीय संस्कृति में स्थायी रूप से समाहित हुए। भाषा और साहित्य। वैदिक संस्कृत ने भारतीय भाषाओं और साहित्यिक परंपरा को आधार प्रदान किया था। अब सीमाएं देखते हैं क्या थी। वैदिक साहित्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है, पर इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। क्या हैं? यह साहित्य धार्मिक दृष्टि से रचा गया, इसलिए घटनाओं का वस्तुनिष्ठ विवरण नहीं है। समाज जनजीवन, विशेषकर शूद्र और दास वर्ग का विवरण बहुत सीमित है। समय और स्थान की सटीक जानकारी कम मिलती है। फिर भी साहित्य भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय और प्राचीन स्रोत माना जाता है। वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का संपूर्ण प्रतिबिंब है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक हमें भारतीय सभ्यता के विकास की क्रमिक यात्रा दिखाई देती है। प्रकृति पूजा से दर्शन तक, समानता से असमानता तक, सरल जीवन से जटिल सामाजिक संरचना तक। यही कारण है वैदिक साहित्य को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वास्तव में यदि वैदिक साहित्य न होता तो हम प्राचीन भारत का इतिहास हमारे लिए अधूरा रह जाता। तो साहित्य इसलिए इस प्रकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें हमें बताना है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय मतलब व्यापार कैसा होता था, पशुपालन की स्थिति क्या थी, ये सारी चीजें हमें इसमें बतानी रहेंगी। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, स्वरूप और विश्लेषण। भारतीय सभ्यता ने प्राचीनतम चरणों में वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का महत्व विशेष बताया है। यह अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृति की नींव थी। वैदिक साहित्य विशेषकर ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में उस समय की आर्थिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखती हैं। वैदिक काल जो है 2 चरणों में विभाजित किया जाता है।
ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन और चरागाही जीवन पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि और व्यापार की ओर उन्मुख हो जाती है। पहले ऋग्वेद की देखते हैं, फिर उत्तर वेद की देख लेंगे और दोनों कालों की देख के फिर उसके बाद हम तुलना कर लेंगे। पशुपालन था ऋग्वैदिक में। गाय को संपत्ति और धन का प्रमुख प्रतीक माना जाता था। गो शब्द धन और समृद्धि का पर्याय था। ऋग्वेद में गोमेध और गविष्ठ यानी गायों के लिए युद्ध वगैरह भी होते थे, ये पूछा गया है। घोड़े का उपयोग युद्ध और यज्ञ में होता था। भेड़, बकरी, ऊंट का पालन भी किया जाता था। कृषि के क्षेत्र में देखते हैं। कृषि का ज्ञान तो था, पर यह गौड़ स्थिति में थी। जौ यानी यौ कहते हैं, गेहूं का प्रमुख उत्पादन था। हल और बैलों का उपयोग सीमित रूप से होता था। ऋग्वेद में वर्षा और उर्वरता देवताओं की स्तुति से कृषि पर निर्भरता का प्रमाण मिलता है। धातु और शिल्प। तांबा और सोने का प्रयोग आभूषण व औजार बनाने में होता था। लोहे का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ है। बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी गतिविधियां तब मौजूद थी। व्यापार मुख्यतः विनिमय प्रणाली पर था, मतलब लेन देन वाली पर। गायें विनिमय का माध्यम थी। नदियां व्यापार के लिए उपयोगी थी और समुद्री व्यापार के संकेत बहुत कम मिलते हैं। अब हम उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था देखते हैं। कृषि का विकास। यह काल कृषि प्रधान बन जाता है। लोहे के हल औजारों ने खेतों को आसान और उत्पादक बनाया। नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार होता है। चावल को व्रीहि कहते हैं और अन्य अनाजों की खेती प्रारंभ हुई। अधिशेष उत्पादन समाज और व्यापार दोनों के लिए समृद्ध होता है। पशुपालन में देखते हैं, गायों का महत्व बना रहा, किंतु कृषि के साथ इनका स्थान द्वितीय हो गया, मतलब वो लोग खेती पर ज़्यादा डिपेंड हो गए। घोड़े का सैन्य और धार्मिक महत्व बढ़ा। हाथियों का उपयोग युद्ध और राजकीय वैभव में होने लगा। धातु और शिल्प यानी लोहे का प्रयोग व्यापक हुआ, जिससे कृषि और युद्ध दोनों में क्रांति आती है। शिल्प और हस्तकला का विकास हुआ। आभूषण, बर्तन, कपड़े, हथियारों का उत्पादन बढ़ा। व्यापार और वाणिज्य। अधिशेष अनाज शिल्प उत्पादों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। सिक्कों, निष्क तथा शतमान का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। स्थलीय और नदी मार्गों से व्यापार विस्तृत होता है। शहरीकरण के प्रारंभिक संकेत मिलने लगते हैं। कर और राजस्व व्यवस्था। कृषकों से उपज का हिस्सा कर के रूप में लिया जाने लगा। राजा की शक्ति बढ़ने के साथ कर संग्रह की व्यवस्था संगठित हो जाती है। वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी? गौ प्रधानता यानी गाय धन का मुख्य स्रोत थी। कृषि प्रधानता उत्तर वैदिक काल कृषि समाज और राज्य का आधार बन गई। विनिमय प्रणाली यानी आरंभिक काल में वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। सामाजिक विभाजन और पर आधारित पेशा, मतलब विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग आर्थिक भूमिकाएं थी। ब्राह्मण यज्ञ करेगा, क्षत्रिय सुरक्षा करेगा, वैश्य कृषि व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेगा। यज्ञ और अर्थव्यवस्था। यज्ञ केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़े थे। वैदिक अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां क्या थी? कृषि में स्थायित्व और लोहे के प्रयोग ने उत्पादकता को बढ़ा दिया था। पशुपालन और कृषि के संतुलन ने ग्रामीण समाज को आधार दिया। व्यापार और सिक्कों के प्रयोग ने आगे चलकर शहरी सभ्यता को जन्म दिया। शिल्प और हस्तकला का विकास सांस्कृतिक उन्नति का आधार बनता है। समस्याएं क्या थी, क्या सीमाएं थी? ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था अस्थायी और असंगठित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने श्रम विभाजन को कठोर बना दिया। शूद्र और स्त्रियों को आर्थिक गतिविधियों में सीमित स्थान मिला। यज्ञों और कर्मकांडों ने अधिशेष संसाधनों पर खर्चीला बना दिया। संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैदिक अर्थव्यवस्था ने भारतीय संस्कृति की कई नींव रखी, जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि का महत्व आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में आत्मा है। गो प्रधानता भारत संस्कृति में गौ पूजा के रूप में अब भी जीवित है। व्यापार और सिक्कों का विकास आगे चलकर महाजनपदों और नगरों की समृद्धि का कारण बनता है। सामाजिक विभाजन ने भारतीय समाज के दीर्घकालीन ढांचे को गढ़ा है।
वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तनशील और विकासशील रहा। ऋग्वैदिक काल में यह मुख्यतः पशुपालन और विनिमय आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि, व्यापार, शिल्प का महत्व बढ़ता है। लोहे के प्रयोग और अधिशेष उत्पादन ने इसे अधिक संगठित, समृद्ध बनाया। यद्यपि वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों ने इसकी सीमाएं निर्धारित की, फिर भी वैदिक अर्थव्यवस्था ने भारतीय समाज और संस्कृति में जीवन पद्धति की नींव रखी। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती थी और किस प्रकार से बदलती गई। हमने देखा उत्तर वैदिक काल में आते आते अर्थव्यवस्था खुद बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक इसमें क्या परिवर्तन हुए। देखो, सबसे पहले हमने जो प्रश्न देखे उनके आधार से देखते गए। किसी में हमने देखा समाज कैसा था, फिर हमने देखा उनका अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर हमने देखा उनका परिवार कैसा था। अब हम इसमें देखेंगे स्त्रियों की स्थिति क्या थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कई रूपों में पूछा गया आपसे। यदि आप यहाँ तक टिके रहे हैं यानी देखते आए हैं तो आप सही में निकाल ले जाएंगे मेंस, क्योंकि आपकी अभ्यास करने की आदत अच्छी है। वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति। भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति समय समय पर बदलती रही है। वैदिक काल को स्त्रियों के लिए अपेक्षाकृत स्वर्ण युग कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सम्मान, स्वतंत्रता के अवसरों से संपन्न थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई। वैदिक साहित्य, विशेषकर ऋग्वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्रियों के अधिकारों और भूमिकाओं का स्पष्ट विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति। सामाजिक स्थान, परिवार की मूल इकाई पत्नी पति दोनों को माना जाता था। स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और यज्ञों में पति की सहधर्मिणी के रूप में अनिवार्य थी। विवाह एक पवित्र संस्कार था। स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा जाता था, आज भी लक्ष्मी माना जाता है। शिक्षा और ज्ञान, ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियां वेद पाठ, मंत्रोच्चारण और दर्शन परंपरा में पारंगत थी। ब्रह्मवादिनी और साध्यायनी जैसी स्त्रियां उच्च ज्ञान प्राप्त करती थी। धार्मिक अधिकार क्या थे। स्त्रियां यज्ञ और अनुष्ठानों में समान रूप से भाग लेती थी। पुत्री का जन्म अशुभ नहीं माना जाता था, बल्कि उसका स्वागत होता था। स्त्रियां देवी स्वरूपा मानी जाती थी और देवियों की पूजा होती थी। विवाह और स्वतंत्रता क्या था। विवाह में स्त्रियों को पति चयन का अधिकार था। स्वयंवर प्रथा तब चलती थी। बाल विवाह प्रचलन नहीं था। विधवा पुनर्विवाह संभव था। एक पत्नी प्रथा प्रमुख थी। कुल मिलाकर ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थी। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। पहले सामाजिक स्थान देखते हैं। स्त्रियों की भूमिका केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित होने लगी। समाज में पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति प्रबल हुई। स्त्रियों पर सामाजिक और धार्मिक बंधन कड़े हो जाते हैं। शिक्षा और ज्ञान, स्त्रियों की शिक्षा सीमित कर दी गई। केवल कुछ विशेष कुलों में स्त्रियों को विद्या प्राप्त करने का अवसर मिला। स्मृतियों में स्त्रियों की शिक्षा को हतोत्साहित किया गया। धार्मिक अधिकार, स्त्रियों को धीरे धीरे यज्ञ और अनुष्ठानों से वंचित कर दिया गया। धार्मिक जीवन और ब्राह्मणों और पुरुषों का एकाधिकार स्थापित हो गया। स्त्रियां केवल पति या पिता के धर्म का अनुसरण करने वाली मानी गईं। विवाह अब केवल धार्मिक संस्कार न रहकर सामाजिक दायित्व बन गया था। बाल विवाह के संकेत मिलने लगे थे। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाई जाने लगी। बहुपत्नी विवाह का प्रसार होता है। स्त्रियों की अधीनता, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कहा गया, स्त्री को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रित रहना चाहिए। धीरे धीरे स्त्री की स्वतंत्रता समाप्त हुई और उनका स्थान पुरुषों के अधीन माना गया। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरती चली गई और असमानता का शिकार हो जाती है। अब हम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों को वेद पाठ और दर्शन का अधिकार था। यहाँ शिक्षा सीमित थी। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद का दबाव आ जाता है। धार्मिक अधिकार, यज्ञ और अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी, धार्मिक कार्यों से वंचित। विवाह, स्वतंत्रता, स्वयंवर, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध हो गया। सामाजिक स्थान क्या था। समानता, सम्मान था, इनकी अधीनता थी। स्त्री आदर्श कौन रहे। गार्गी, मैत्रेयी, विदुषी, और यहाँ स्त्री आदर्श के रूप में आदर्श पत्नी और गृहलक्ष्मी का सीमित स्वरूप बना दिया गया। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या हुए। कृषि और संपत्ति का विकास, निजी संपत्ति और उत्तराधिकार को अवधारणा ने पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को मजबूत किया।
वर्ण व्यवस्था की कठोरता, यानी स्त्रियों को शिक्षा और धर्म से वंचित कर दिया गया। कर्मकांड पुरोहितवाद, यानी धर्म को ब्राह्मणों का एकाधिकार बढ़ा जिससे स्त्रियां बाहर हो गईं। सामाजिक रूढ़ियां, विवाह और परिवार के बंधन कठोर हो गए। राजनीतिक परिवर्तन, यानी साम्राज्यों और राजतंत्रों के विस्तार ने स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित कर दी। प्रभाव क्या पड़ते हैं? स्त्रियों की स्थिति में गिरावट ने समाज को असमान बनाया। शिक्षा और ज्ञान से वंचित होने के कारण उनकी रचनात्मकता जो है क्षमता बाधित हुई है। और भारतीय संस्कृति में मातृत्व और गृहस्थ जीवन को महिमामंडित किया गया, पर स्वतंत्रता खो जाती है। आधुनिक दृष्टि में देखते हैं, यदि ऋग्वैदिक काल को स्त्रियों का स्वर्ण माना जाए तो उत्तर वैदिक काल उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों का ह्रास काल था। फिर भी वैदिक काल की विदुषी स्त्रियों की परंपरा ने आने वाले समय में भारतीय संस्कृति को गहराई दी। आज भी उनकी स्मृति प्रेरणा देती है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति निरंतर परिवर्तनशील रही है। ऋग्वैदिक काल में वह स्वतंत्र, सम्मानित व ज्ञानवान थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों से उनकी स्थिति अधीनता और असमानता की ओर चली गई। इस बदलाव ने भारतीय समाज की संरचना को प्रभावित किया और दीर्घकालिक स्त्रियों को पिछड़ेपन में ढकेल दिया। अतः वैदिक समाज का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता किसी भी सभ्यता की प्रगति का वास्तविक आधार है। तो ये हमारे 5 प्रश्न हुए। ये प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं, कभी कुछ घुमा के कभी कुछ घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनका 2-3 बार अभ्यास जरूर करिएगा। मेंस की जो सीरीज चल रही है उसको पूरा देखिएगा, निबंध की जो सीरीज चल रही है उसको भी देखिएगा, जिससे आप निबंध लिखने में बहुत महारत हासिल कर जाएं। बहुत अच्छा टॉपिक, अच्छा कंटेंट लाते हैं आपके लिए निबंध के लिए। अगर आप उतना कर लेंगे ना तो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही निबंध में नहीं पड़ेगी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि आप आखिरी तक पूरा वीडियो देखें तो कमेंट जरूर करिएगा। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने गंभीर हैं और कितना कंटिन्यू बैठ ले रहे हैं। लगभग 37-38 मिनट का वीडियो है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। 5 प्रश्न आपको 38 मिनट में मिल रहे हैं, यानी मान सकते हैं एक जो प्रश्न है वो 7 मिनट के आसपास आपका जा रहा है। इससे ज़्यादा एक प्रश्न नहीं है। और लोगों को शेयर करिए जिससे आपको लाभ मिले, सबको लाभ मिले। धन्यवाद।